हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 17 जुलाई 2021। 17 जुलाई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग GSLV MK थर्ड। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ ए 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय इसरो। इसरो मीन्स इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट इज डिजाइनिंग टू कैरी 10 टन class of satellites into geosynchronous transfer orbit, or about 4 tons to low Earth orbit, which is about twice the capability of the GSLV MK second. Options क्या हैं? A only one, B only two, C both one and two, D none of the above. इसका राइट ऑप्शन है A only one. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इट इज डिजाइनेड टू कैरी 4 टन्स class of satellites into geosynchronous transfer orbit, or about 10 tons to low Earth orbit, which is about twice the capability of GSLV MK second. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग WPI इन्फ्लेशन। अभी इकोनॉमी का क्वेश्चन है। द इंडेक्स इज, पहली स्टेटमेंट है द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेकंड स्टेटमेंट है द बेस ईयर फॉर द WPI इज 2011-12। थर्ड स्टेटमेंट है द नंबर ऑफ आइटम्स कवर्ड इन द WPI इज 697। कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है WPI इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग? तीनों स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है A only 1 and 2, B only 1 and 3, C only 2 and 3, D all of the above. इसका राइट आंसर है C 2 and 3. The base year for the WPI is 2011-12. बेस ईयर क्या था WPI का? The index is released by the economic advisor in the Ministry of Commerce and Industry. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन डज नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास। कौन सी कमीशन बैकवर्ड क्लास से बिलोंग नहीं करती है? A कलेकर कमीशन, B शाह कमीशन, C रोहिणी कमीशन, D मंडल कमीशन। इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड का? B शाह कमीशन। शाह कमीशन डज नॉट बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लास। शाह कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। कब एस्टेब्लिश की थी? 1977 टू प्रोव द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। कब? 1975 टू 1977। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन। पहली स्टेटमेंट है इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। फिर से देख लेते हैं पहली स्टेटमेंट को। इट इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सेकंड स्टेटमेंट है इट एनेबल्स जियोग्राफिकल एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट्स in a category including analysis of whether the complaint was adequately addressed or not by the concerned office. Third statement है it summarizes list of grievances received on web based CPG RAMS. ऑप्शंस क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, B 2 and 3 only, C 1 and 3 only, D all of the above. इसका राइट आंसर है B 2 and 3.
डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। इट इज़ डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ आईआईटी कानपुर। किसके हेल्प से? आईआईटी कानपुर। यहाँ पे क्या दिया है? विद द हेल्प ऑफ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। फिर से इकोनॉमी का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट हैज़ द हाईएस्ट वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहला ऑप्शन है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, बी है प्राइमरी आर्टिकल्स, सी फ्यूल एंड पावर, डी फूड आर्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ए। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। WPI इंक्लूड्स 3 कंपोनेंट्स। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। पीछे भी एक क्वेश्चन WPI पे है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट 64.2%, प्राइमरी आर्टिकल्स 22.6%, फ्यूल एंड पावर 13.1%। सबसे ज़्यादा कौन है? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 64.2%। सो द राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहली स्टेटमेंट है द प्रोग्राम हैज़ बीन डिजाइनड विद द हेल्प ऑफ AICTE। सेकंड स्टेटमेंट है AICTE was set up in 1991। पहला ऑप्शन है वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ए। अब देखते हैं कि ये कब सेटअप हुआ था। द प्रोग्राम इज जॉइंटली डिजाइनड बाय इनोवेशन सेल ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड AICTE फॉर 50,000 स्कूल टीचर्स। AICTE was set up in नवंबर 1945। कब हुआ था? 1945 में, ना कि 1991 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विकास इंजन। किसके रिगार्डिंग? विकास इंजन। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। It has named after Vikram Ambalal Sarabhai, India's renowned space scientist। कौन थे ये? अम्बालाल साराभाई इंडिया के रिनोन्ड स्पेस साइंटिस्ट थे। सेकंड स्टेटमेंट है इट वुड बी यूज्ड इन द लॉन्च ऑफ द एम्बिशियस गगनयान मिशन। कौन सा मिशन? गगनयान मिशन। थर्ड स्टेटमेंट है विकास इंजन आर एम्प्लॉयड इन द सेकंड स्टेज ऑफ PSLV। PSLV किसका नाम है? एक सैटेलाइट। एज वेल एज द सेकंड एंड द फोर्थ स्टेप ऑन स्टेजेस ऑफ GSLV। पहला ऑप्शन है ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। किसकी रिगार्डिंग? विकास इंजन। एक बार वीडियो को पास करके ये सारी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं ILO। तो इसके इसीलिए मैं आपको किसी की भी फुल फॉर्म नहीं बताता हूँ, मैक्सिमम नहीं बताता हूँ, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज होनी चाहिए सभी की, तभी जाके आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने के लायक हैं। यहाँ पे ILO लिखा होता तो फिर मैं नहीं बताता। यहाँ पे ILO नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं तो शार्ट में ही लिखते हैं ILO। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1945। क्या ये सही है? इट्स हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन पेरिस। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? क्या पेरिस में है? थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ द ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन की
ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? चलिए जी क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। ए 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D all of the above। क्वेश्चन नंबर 8 का जी हाँ थर्ड स्टेटमेंट ही सही है। अब देख लेते हैं ये इस्टेब्लिश कब हुआ है और हेडक्वार्टर कहाँ पे है किसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। इस्टेब्लिश कब हुआ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO is a United Nations agency whose mandate is to advance social and economic justice through setting international labor standards। Founded in October 1919। कब हुआ था? 1919 में। Under the League of Nations, it is the first and oldest specialized agency of the UN। Its headquarters is in Geneva, Switzerland। हेडक्वार्टर कहाँ पे है ILO का? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और कब फाउंडेड इन अक्टूबर 1919 में। यहाँ पे क्या दिया था? 1945 में। सो द राइट आंसर इज सी। अगर हम किसी भी क्वेश्चन के ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि हम हर वीडियो में 10 से 10 to 16 ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के। तो अगर हम 16 को एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे कम से कम भी 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उतनी लंबी वीडियो देखना कोई पसंद भी नहीं करता है। हर कोई यही चाहता है कि कम टाइम में बहुत सारा कवर हो जाए। तो इसलिए हम वीडियो को उतना ही मतलब क्वेश्चन को उतना ही डिस्कस करते हैं जितने की ज़रूरत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज वाज एस्टिमेटेड इन Ministry of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries was established in 2000, 2010, 2015, 2019। कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 2019। इसमें कुछ डिस्कस करने वाला तो है नहीं, फिर भी हम डिस्कशन में थोड़ा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इज ए न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री इन इंडिया। सेकंड है it was formed in May 2019 by Modi government from the department of same name under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare। जो Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying is a newly formed ministry in India। और किस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है? मोदी गवर्नमेंट। और कब पोजीशन में आई है ये? मई 2019 में। इसके बारे में याद रखिएगा, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रसाद स्कीम। ये भी पीछे बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार न्यूज़ में रहा है। तो चलिए आइए इसके बारे में देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या है इसकी? इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। थर्ड स्टेटमेंट है it aims for integrated development of identified hill stations। इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 क्वेश्चन हम 9 क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। कहीं पे भी इतना लंबा MCQ करंट अफेयर्स के रिलेटेड नहीं मिलेंगे, इतने सारे एक ही वीडियो में नहीं मिलेंगे कहीं पे भी किसी भी चैनल पे। पहला ऑप्शन है A 1 only, B 1 and 2 only, C 2 and 3 only, D 2 only। जी हाँ सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। प्रसाद स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ही लॉन्च की गई है। चलिए थोड़ा डिस्कशन में देख लेते हैं। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, नॉट ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। इट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन सी स्कीम? प्रसाद स्कीम। इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन द ईयर 2014-15। इसके द्वारा लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। कब की गई है? 2014-15 टूरिज्म। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट राइट है। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत थी?
It aims integrated development of identified pilgrimage and heritage destination. यहाँ पे कहती है it aims to integrated development of identified hill stations. ऐसा नहीं है, इसका राइट स्टेटमेंट है it aims integrated development of identified pilgrimage and heritage destinations. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is correct about रुद्राक्ष? इसमें ज़्यादा हिंदी वर्ड बहुत आते हैं करंट अफेयर्स के अंदर, थोड़ा उनकी राइट प्रोनाउंसिएशन बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. Which of the following is correct about रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर? पहली स्टेटमेंट क्या है? इट इज इनॉग्रेटेड इन जयपुर. जयपुर कहाँ पे है? राजस्थान में. जयपुर किसकी कैपिटल है? राजस्थान की. क्या है? जयपुर में इनॉग्रेट किया गया है. सेकंड स्टेटमेंट है इट हैज़ बीन बिल्ड विद असिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्ड बैंक. क्या वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस पे ये बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए ओनली वन, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. जी हाँ, ये सारे के सारे गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. आप देखते हैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के रिलेटेड कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है और असिस्टेंस किसकी तरफ से हुआ था. ए न्यू इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नेम्ड रुद्राक्ष हैव बीन बिल्ट इन वाराणसी. कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत थी? जिका हैज असिस्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कन्वेंशन सेंटर बाय प्रोवाइडिंग ए ग्रांट इन एड ऑफ 3040 मिलियन जापानीज येन, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़. 3040 मिलियन किसके बराबर होता है? जापानीज येन के किसके बराबर होता है? 200 करोड़. अंडर द जापानीज ओडीए स्कीम. इसके तहत बना है अंडर द जापानीज ओडीए स्कीम. क्या बना है ये ध्यान में रखिएगा. रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैड बैंक? पहले स्टेटमेंट देखते हैं. इट हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल इज 74.6 करोड़. SBI has been designated as bad bank. अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है इसकी. ओनली, जो भी है ओनली, दोनों में से एक ही स्टेटमेंट सही है. कौन सी सही है? ओनली वन. कौन सी बैड बैंक देखते हैं इसमें. इट हैज़ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 100 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल इज 74.6 करोड़. जी हाँ, पहली स्टेटमेंट सही है. डिस्क्रिप्शन में भी यही दिया है. द फर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज द नेशनल एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. द फर्म हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज द नेशनल एसेट रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. सो द राइट आंसर इज ए. पहली स्टेटमेंट ही सही है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर ऑफ सिटीज अंडर प्रसाद स्कीम आर. फिर से उसी स्कीम पे क्वेश्चन आया. ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 14, डी 18. कितनी सिटीज आती हैं प्रसाद स्कीम के अंडर? 12 cities. 12 cities have been identified under प्रसाद स्कीम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट है surfactant detergent when added to a liquid increases its surface tension, thereby increasing its spreading and wetting properties. Second statement है the detergent contains suspected
carcinogens, suspected carcinogens and ingredients that do not fully biodegrade. फिर से देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है. द डिटर्जेंट कंटेन्स सस्पेक्टेड carcinogens and ingredients that do not fully biodegrade. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? A only one, B only two, C both one and two, D none of the above. इसका राइट आंसर है ओनली 2. पहली स्टेटमेंट क्या निकलता है? सल्फिकेंट डिटर्जेंट when added to a liquid reduce its surface tension, thereby increasing its spreading and wetting properties. क्या करता है? रिड्यूस करता है. यहाँ पे क्या दिया है? इंक्रीज. बाकी तो ठीक लिखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है. सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट व्हेन एडेड टू ए लिक्विड इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज इट्स सरफेस टेंशन, देयरबाय इंक्रीजिंग इट्स स्प्रेडिंग एंड वेटिंग प्रॉपर्टीज. सो गाइज आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन बहुत हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.